हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा? आपने ये सीखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। कभी भी एटम जो होते हैं, एक एलिमेंट के एटम कभी भी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ इंटरचेंज नहीं होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। तो सर क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर रीअरेंजमेंट तो होता है, तो अलग जो कंपाउंड बनते हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, वो कैसे बनते हैं? बेटा, ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। तो आइए इसी चीज को थोड़ा सा सीखते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। नॉट डू एटम डिसअपियर। एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में डिसअपियर नहीं होते फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, और कहीं और अपीयर नहीं होते, वो केमिकल रिएक्शन में ही रहते हैं। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। यानी कि ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, और न्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, जिससे आपका न्यू सब्सटेंस जो होता है, जो न्यू प्रॉपर्टी का जो सब्सटेंस होता है, जिसको आप प्रोडक्ट कहते हो, वो क्या होता है? फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, बर्निंग ऑफ कोल। अब बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है? आप जानते हो CO2 गैस रिमूव होती है, और CO2 में क्या होता है भाई? 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं और एक क्या होता है? कार्बन का एटम होता है। दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? CO2 गैस बना लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको केमिकल रिएक्शन में लिखना चाहूं तो कार्बन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन जो होती है एक गैस होती है और क्या बना लेती है? CO2 बना लेती है, जो कि एक क्या होती है बेटा? गैस होती है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आइए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे बनता है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर? दैट इज H2O। ठीक है, H2O का मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। तो देखिए, 1 ऑक्सीजन का एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कंबाइंड होंगे, एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, जो क्या होगा? वाटर का। रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी अभी बात कर लेते हैं। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, रिएक्शन देख लो। ट्वाइस ऑफ H2 जो कि एक गैस है, इसकी रिएक्शन आप O2 के साथ करोगे, जो कि एक गैस है, क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। कितने मोल्स? 2 मोल H2O बना लेगा, जो कि क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना या मिलना, यानी कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे और एक नए तरह के कंपाउंड को फॉर्म करेंगे, जिसको आप क्या कहते हो? प्रोडक्ट कहते हो। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक रिएक्टेंट आपने A लिया और दूसरा रिएक्टेंट आपने B लिया। इसके बाद दोनों की रिएक्शन एक दूसरे के साथ कराई, रिएक्शन लाइन, एक नया कंपाउंड बना जिसका नाम AB है। तो यहां पर ये A और B ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों रिएक्टेंट कहलाएंगे, जबकि AB जो है वो क्या कहलाएगा? एक प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product. 2 or more reactants combined with each other and form a single product. That particular reaction is known as combination reaction. इस तरह की रिएक्शन को आप क्या कहते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, और यहां पर वाटर है। जब आपने इस वाटर को क्या करा? 25 डिग्री सेल्सियस हमने इसका रखा और हमने इस वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड में मिलाया। तो मिलाने के बाद क्या होगा? जब हमने टेम्परेचर को वेरी करा तो टेम्परेचर कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी इनिशियली पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, रिएक्शन होने के बाद 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ा है तो ये एक फिनोमिना है, जिसके थ्रू आप क्या कहते हो? कि केमिकल रिएक्शन हुई है। हमने पीछे देखा था चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर चेंजेस आता है तो केमिकल रिएक्शन हुई है। और इसके साथ साथ क्या होगा? इसके साथ साथ यहां से कुछ अमाउंट में गैस भी यहां पर क्या हो जाएगी? लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो कंपाउंड आपका बनेगा वो कौन सा होगा? स्लेक्ड लाइम होगा।
ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, रिएक्शन को देखते हैं। जैसे क्विकलाइम हमारा CaO है, इसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ करी तो क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। स्लेक्ड लाइम हमारा बन के तैयार हो गया और यहां से कुछ गैस भी क्या हुई है, लिबरेट हुई है। यहां पर एक चीज ध्यान से सुनिए, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल, यानी कि जो दीवार होती है, दीवार पे कलर करने के लिए आप स्लेक्ड लाइम का आप क्या करते हो, यूज करते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। अब होता क्या है, जब आप क्विकलाइम की रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, CaOH का होल ट्वाइस मिल जाता है, जिसको आप स्लेक्ड लाइम कहते हो। इस स्लेक्ड लाइम के लिक्विड से जब आप दीवारों पर पुताई करते हो तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि आपकी जो पेंटिंग है बड़ी गंदी हुई है, मगर जैसे जैसे समय निकलता चला जाता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंटेड जो CO2 गैस होती है वो उसके सरफेस के साथ रिएक्ट होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी जो वॉल होती है वो पूरी तरीके से वाइट हो जाती है। ठीक है, पुराने जमाने में जो घर होते थे उन पे इसी तरीके से कलर किया जाता था। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन में ये फॉर्म होता है ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव अ शाइनी फिनिश टू द वॉल, और बिल्कुल दीवार आपके बिल्कुल सफेद कलर की चमकने लग जाती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है और मार्बल का फॉर्मूला भी क्या होता है, CaCO3 होता है। ठीक है, आगे और बात करते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमने रिएक्शन को आगे देखना चाहते हैं कि कैसे हुई, तो देखो CaOH का होल ट्वाइस है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कर ली, CO2 यानी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंटेड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर दी, तो आपको कंपाउंड क्या मिल गया, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिल गया जो कि सॉलिड होता है, और इसके साथ साथ आपको वाटर मिल गया जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। आइए थोड़ी सी और बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हीट को क्या करती है, लिबरेट करती है। लिबरेट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालने का काम। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हीट बाहर निकलती है, हीट अगर रिलीज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कोई भी नेचुरल गैस की जो बर्निंग होती है वो इसका एग्जाम्पल होता है। जैसे मीथेन की रिएक्शन अगर हमने ऑक्सीजन के साथ करी तो क्या बन गया, CO2 गैस यहां पर बन रहा है और इसके साथ साथ क्या मिल जाता है, वाटर मिलता है। तो यहां पर जो गैस लिबरेट होती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यही आपकी जो हीट होती है, इसके साथ गैस जो लिबरेट होती है, तो हीट को आप क्या कहते हो, हीट को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हीट आपकी क्या होती जा रही है, लिबरेट होती चली जा रही है। सिंपल समझने का तरीका क्या है कि अगर हीट लिबरेट हो रही है तो उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। हीट अगर इन्वॉल्व हो रही है, अगर इनबिल्ट हो रही है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। एंडो मतलब समाहित होना, अंदर मिलना, और एक्सो यानी बाहर निकलना। इस तरीके से आप यहां इसको समझ सकते हो। यहां पर इसके साथ हीट भी आपको दिख रहा है, हीट यहां से क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, आगे देखिए। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic chemical reaction, यानी प्रोडक्ट आपका बन रहा है और प्रोडक्ट के साथ साथ जो अमाउंट में, कुछ अमाउंट में हीट बाहर निकल रही है, इसी प्रोसेस को आप क्या कह रहे हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप कहते हो। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है, आपके पास शुगर है C6H12O6, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन हमने करा दी। जब हमने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तो हमारे पास एक गैस ऑब्टेन्ड हुई, एक गैस हमारी प्रोड्यूस हुई। उस गैस का नाम था कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बनी और इसके साथ वाटर बना और कुछ अमाउंट में यहां पर एनर्जी भी क्या हुई, रिलीज हुई। भाई जैसे जैसे हम काम करते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी जो होती है वो भी क्या होती जाती है, रिलीज होती चली जा रही है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, यहां पर अगर अभी आपने देखा कि भाई
आपके पास शुगर था, शुगर के साथ आपने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसके बाद वाटर बना और कुछ अमाउंट में क्या हुई? एनर्जी लिबरेट हुई। ये जो रिएक्शन हमने लिखी थी ये रिएक्शन अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन थी। नाउ इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? ऑक्सीजन के आगे 6 लगाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके आगे 6 लगाओगे और वाटर के आगे 6 लगाओगे। तो अब ये जो रिएक्शन आपके सामने बन के तैयार हो गई है, इसी रिएक्शन को आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हो। The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction। यानी वेजिटेबल्स जो होती है, जो डिकम्पोज होती है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। आइए बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कोई भी वो रिएक्शन जिसको करवाने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, एनर्जी देनी पड़े, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आपके इसके ऊपर आपने एक वायर गेज लगा रखा है और इसके ऊपर हमने क्या करा? सल्फर, एक चाइना डिश है, इसके अंदर हमने सल्फर को प्रोवाइड कर दिया। अब हमने यहां पर बर्नर लिया और बर्नर को हम क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। जब हम बर्नर को जला रहे हैं तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, जब हमने बर्नर को जलाना चालू कर दिया और इसके अंदर जब हमने आयरन को भी मिला दिया तो क्या हुआ? तो नए तरह के सब्सटेंस बनना चालू हो गया जिसका नाम था आयरन सल्फाइड। क्या नाम था इसका? आयरन सल्फाइड, यानी FeS। ठीक है, ये बनके यहां पर क्या हो गया? तैयार हो गया। इस रिएक्शन की कुछ खास बात देखिए और मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिएक्शन कैसे हुई। सबसे पहले हमने Fe लिया, Fe के अंदर हमने सल्फर मिलाया, सल्फर के साथ हमने इसको हीट प्रोवाइड करी थ्रू द बर्नर, तो क्या बनके तैयार हो गया? FeS, यानी आयरन सल्फाइड बनके तैयार हो गया। अब इस रिएक्शन में आपने एनर्जी को प्रोवाइड किया है। अगर आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तो ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि आपने एनर्जी को प्रोवाइड किया है, इसीलिए आप इसको क्या कह रहे हो? एंडोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हो। यहां पे रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट एब्जॉर्ब की जाती है या फिर आप प्रोवाइड करते हो तो उसको आप क्या कहते हो? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। आइए बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की। डीकंपोजिशन का मतलब टूटना, यानी कि आपका एक कंपाउंड है आपके पास और जब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड AB है, अब ये टूट गया, किसी भी वजह से वो टूट सकता है। कैसे कैसे रीजन हो सकते हैं वो अभी हम बात करेंगे। ये टूटने के बाद A और B में ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्योंकि पहले कंपाउंड AB था जो टूट के A और B में कन्वर्ट हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। A chemical reaction in which a compound is split into two or more simple substance is called as decomposition reaction। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, उसको आप डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हो। कैन टेक प्लेस अंडर 3 कंडीशन। अब ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये 3 तरह की कंडीशन में पॉसिबल है। कौन कौन सी? पहला, या तो मैं क्या करूं? हीट प्रोवाइड कर दूं। अगर मैं हीट प्रोवाइड करूंगा तो आपका सब्सटेंस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। या फिर मैं क्या कर दूं? लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर दूं। अगर मैं लाइट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो भी क्या होगा? तो भी आपका कंपाउंड टूट जाएगा। और तीसरी चीज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दूं तो भी क्या होगा? आपका कंपाउंड टूट जाएगा। तो 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो? डीकंपोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। या अगर किसी केमिकल रिएक्शन के ऊपर ये 3 चीजें में से किसी भी एक चीज लिखी हुई हो तो भी आप बोल सकते हो कि वो क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। आइए रिएक्शन को देखते हैं। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब होता है CaCO3। ये आपके पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है? बर्नसन बर्नर है जहां से आप एनर्जी को प्रोवाइड करोगे, हीट को प्रोवाइड करोगे। ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। सबसे पहले एपरेटस को समझ लीजिए। इसके बाद ये जो आपका सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसको आप लाइम वाटर भी कहते हो। ठीक है, आगे देखिए।
आगे और क्या क्या चीजें प्रेजेंटेड है। जब आपने बर्नर को क्या किया, जब आपने बर्नर को ऑन किया तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है बर्न होना स्टार्ट हो गया। जब वो बर्न होना स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ, यहां से जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी जो है वो गैस जो है वो रिलीज होनी चालू हो गई। अब आप देख रहे हैं यहां से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहां से रिलीज हो रही है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती हुई कहां से जा रही है, इस एपरेटस से होती हुई इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ये मिल रही है। जब ये मिल जाती है तो क्या होता है, ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है ये मिल्की कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। क्लियर। तो आपको दोबारा बताएं, अगर आपने बर्नसन से इसको हीट प्रोवाइड करी तो कैल्शियम कार्बोनेट बर्न होगा, बर्न होने के बाद CO2 गैस रिलीज होगी, वो CO2 गैस किस में जाके मिल जाएगी, यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जाके मिल जाएगी, जिसकी वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो किस कलर का हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। यहां पर रिएक्शन देखिए, सबसे पहले आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट प्रोवाइड करी। हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ, क्विक लाइम बना, जिसको हम CaO कहते हैं। इसका यूज जो है यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, इसका यूज सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ और क्या बना, इसके साथ साथ CO2 गैस बनी। CO2 गैस का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगेन वापस बर्नसन ये एक हीटिंग प्रोवाइड करने का इंस्ट्रूमेंट है, आप बोल सकते हो ये चूल्हा है। इसके बाद हमने टंग से इसको पकड़ रखा है, इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, फेरस सल्फेट डाल रखा है। ठीक है, ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। अब हमने बर्नसन हीटर इसको प्रोवाइड करा तो अब आप देखेंगे कि यहां से क्या होगी, स्मेल निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। यहां से क्या होगी, स्मेल। अब इसकी स्मेल कैसी होगी वो चीज समझने वाली है। रिएक्शन देखिए फिर आगे बात करते हैं। FeSO4.7H2O ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसको जब आपने हीट प्रोवाइड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फेरस सल्फेट में, यानी FeSO4 में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखिए पहले ये ग्रीन कलर का था, आफ्टर रिएक्शन ये किस में कन्वर्ट हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि आपने सॉल्यूशन देख के बोला कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो हुई है। क्यों, क्योंकि कलर यहां पर चेंज हुआ है और इसके साथ साथ क्या हुआ, यहां पर वाटर के जो वेपर है वो यहां पर फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। ये जो कंपाउंड आपका बना ये क्या है, फेरस ऑक्साइड है। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। कभी आपको इसको स्मेल नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आती है। अब देखिए फेरस सल्फेट की रिएक्शन, अगर फेरस सल्फेट को और ज्यादा अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फेरिक ऑक्साइड में ही क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ SO2 गैस यहां से बाहर निकलेगी और इसके साथ SO3 गैस यानी सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी यहां से बाहर निकलती है। अब अगेन ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है 10th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। दोबारा बोल रहे हैं, फेरस सल्फेट को अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो Fe2O3 बनेगा और इसके साथ साथ SO2 और SO3 गैस भी यहां से फॉर्म होती है। आइए बात करते हैं हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, जब आप लेड नाइट्रेट को जब आप बर्नसन से गर्म करते हो तो गर्म करने के बाद भी यहां से क्या होती है, देखो ब्राउन कलर की फ्यूम्स यहां से निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब जब ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलना स्टार्ट हो जाती है तो हम क्या बोल सकते हैं, लेड ऑक्साइड यहां बन रहा है और इसकी रिएक्शन हम देखेंगे। यहां पर जो फ्यूम का कलर है वो फ्यूम का कलर किस कलर का है, ब्राउन कलर का फ्यूम का कलर है। और ये ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स है वो कौन सी गैस है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है। रिएक्शन में बताएंगे अभी आपको, ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले आपने क्या करा, PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि यहां पे आपने लेड नाइट्रेट को लिया और लेड नाइट्रेट को लेने के बाद रिएक्शन लाइन लगा के आपने उसके ऊपर हीटिंग प्रोसेस लिखा या हीट आपने लिखा। जब आपने हीट लिखा तो लेड ऑक्साइड बना, क्या बना, लेड ऑक्साइड बना और इसके साथ साथ गैस भी रिलीज हुई। वो कौन सी थी, NO2 गैस यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहां फॉर्म हुई और इसके साथ ऑक्सीजन गैस भी यहां पर क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है।
अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप इस रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हो। कैसे? लेड नाइट्रेट में 2 लगाइए, PbO में 2 लगाइए, NO2 में 2 लगाइए। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। A decomposition reactions carried out by heating is called as thermal decomposition reaction। अगर आप हीट के थ्रू अगर आप किसी कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हो तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जाना जाता है। इसको थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होती है। यहां पर हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, सेटअप लिया। ये आपकी टेस्ट ट्यूब है और इसमें ये बर्नसन बर्नर है और इसके अंदर हमने शुगर को डाल दिया। जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा? हीट प्रोवाइड करने से यहां पे कोई गैस जो है वो रिलीज होगी। आइए रिएक्शन को देखते हैं। अब शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। यहां पर आपने क्या किया है? इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो। हीट प्रोवाइड करने से कार्बन आपका बनेगा और कार्बन का बनने के साथ साथ यहां पर H2O यहां पर फॉर्म होना चालू हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस आप आसानी से कर सकते हैं। कार्बन के आगे 12 लगेगा और H2O के आगे 11 लगेगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। इस रिएक्शन में ये जो आपने एरो का साइन लगाया है, ये एरो का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है। प्रेसिपिटेट के लिए क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट के लिए इस तरीके से हम बॉटम एरो रिप्रेजेंट करते हैं जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जबकि अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो गैस रिलीज के लिए आप इस तरह के साइन को क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। तो हमने इतने सारे जो एग्जांपल्स देखे डीकंपोजिशन रिएक्शन के, इससे कंक्लूड क्या निकले, इससे रिजल्ट क्या निकले, वो चीज आपको समझने वाली बात है। अ डीकंपोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग। अगर आप हीटिंग प्रोसेस के थ्रू डीकंपोजिशन रिएक्शन कर रहे हो तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, हीटिंग ऑफ शुगर, ये सभी एग्जांपल्स आपने देखे थे। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम है। मॉर्निंग का समय है जब क्या होती है? सनलाइट जो है हमारे घरों में आती है। अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। यहां पर हमने सबसे पहले सिल्वर रख रखा है और डीकंपोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट। अब हम ड्यू टू लाइट देख रहे हैं तो जो सिल्वर है, सिल्वर को अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा? ये धीरे धीरे ब्लैक कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने AgBr लिया जिसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहते हैं इसको हम? सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। और अगर सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके अलावा Br2 यानी ब्रोमीन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करनी है तो ट्वाइस ऑफ AgBr, ट्वाइस ऑफ और ये Br2, तो ये रिएक्शन अब क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। इसी तरीके से नॉट AgBr, आप AgCl के ऊपर भी काम कर सकते हो। दोनों ही सेम तरह की रिएक्शन है। अगर AgCl को अगर आप सनलाइट प्रोवाइड करोगे तो वो Ag और Cl2 में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन वापस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। आप आगे 2 लगा दे और यहां 2 लगा दे तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। ये जो आपने सनलाइट के प्रेजेंस में जो आप डीकंपोजिशन कर रहे हो, इसको यहां ध्यान से पढ़े। डीकंपोजिशन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स अपने फूड को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। वो किस वजह से करते हैं? ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। Both these reactions are used in black and white photography during the process of developing। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब पिक्चर्स क्लिक की जाती है, पुराने जमाने में क्या होते थे कि रील डाली जाती थी कैमरे में और उससे पिक्चर्स को क्लिक किया जाता था और उसके बाद जब धुलवाया जाता था तो वहां पर किस चीज का यूज किया जाता था? इसी AgCl और AgBr का यूज किया जाता था। Both these reactions are used in black and white photography। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी कि इसमें AgCl और AgBr दोनों का यूज आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यहां पर यूज करते हो। यह भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए आपने एक प्लास्टिक का मग लिया और प्लास्टिक के मग में आपने यहां पर रबर लगा रखा है। ठीक है, यहां पर ये टेस्ट ट्यूब ले रखी है, देन इसके बाद आपने स्टॉपर कैथोड लगा रखा है और यहां पर एनोड आपने लगा रखा है। इसके अंदर आपने क्या कर रखा है? इसके अंदर आपने वाटर कर रखा है। क्या करने वाले हैं हम?
हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने वाटर फिलअप कर दिया। अब क्या हुआ, जब हमने स्विच को क्या किया, ऑन करा, और यहां पर अंदर ग्रेफाइट की रॉड हमने लगा रखी है, तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, अभी तक कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने इस वाटर को एसिडिफाइड नहीं किया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो कंटेनर है इसमें क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और हम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कुछ ड्रॉप हम इसके अंदर डाल देंगे। इस वाटर के अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स को हमने डाल दिया। जब हमने कुछ ड्रॉप्स को इसके अंदर डाला तो आपका जो वाटर है वो क्या हो गया, एसिडिफाइड हो गया, और जब आप अब स्विच ऑन करोगे तो वाटर आपका डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा। तो देखिए, एसिडिफाइड वाटर इज द वाटर मिक्स्ड विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। अब यहां पर एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन यहां पर होगी। एसिडिफाइड वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस आयंस। अब अगर आप एसिडिफाइड वाटर का यूज नहीं करोगे तो आपके आयंस जो होंगे H+ आयन और OH- आयन वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। रिएक्शन देखना चाहो तो देख सकते हो, यहां पर ऑक्सीजन गैस यहां से क्या होती जा रही है, लिबरेट होती चली जा रही है, और यहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती चली जा रही है। दोनों ही अलग अलग गैसेज है, एक तरफ ऑक्सीजन कनेक्टेड होती है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन कनेक्टेड होती है। रिएक्शन देखेंगे, अगर H2O की H2O में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो क्या होगा, H2 और O2 यहां पर बनके तैयार हो जाता है। यानी कि आपको क्या होगा, यहां पर जो एनोड है, एनोड की तरफ आपको ऑक्सीजन मिलेगी और कैथोड की तरफ आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस अगेन आप कर सकते हो, यहां पर H2 है, यहां पर H2 है, यहां पर सिर्फ O है, यहां O2 है, तो आपने 2 लगाया, यहां 2 लगाया, तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर आप डिकम्पोजिशन करते हो तो उसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हो। मतलब कि अगर हीट के थ्रू करते हो तो आप इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हो, सनलाइट के थ्रू करते हो तो उसको आप फोटोसिंथेसिस करते हो, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करते हो तो इसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हो। इन तीनों मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आसानी से आप परफॉर्म कर सकते हो। Use of electrolysis, extraction of metals like sodium, aluminium, electroplating अगर आप करनी है तो आप यहां पर electrolysis का आप यूज कर सकते हो। So dear student, this was your lecture। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।